दोस्तों अभी तक हमने पढ़ लिया था अपने हिंदी साहित्य का काल विभाजन हमने पढ़ा था और नामकरण हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं अपभ्रंश के कुछ कवि है जिनके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये आपको पढ़ाऊंगा। और इसके अंदर आपको देखिए, इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो देख लीजिए। अपभ्रंश के कवि हैं और आदिकालीन साहित्य की जो एकदम आपके सिलेबस के अंदर प्रमुख एक टॉपिक लिखा हुआ प्रवृत्तियाँ, तो वो है जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ। और उसके बाद में अगला वीडियो आएगा, वो आएगा पृथ्वीराज रासो के ऊपर, जो अपने रासो साहित्य पूरा करवा दिया जाएगा अगले वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये है। और देखिए ट्रिक इसके अंदर अब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए ट्रिक से कुछ कमेंट आए तो उनकी वजह से मैं आपको ट्रिक नहीं बता पाऊंगा और डायरेक्ट अब पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस, आप देख रहे हैं टीचर स्टडी यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात और बता दूं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम मतलब कि प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पर उस टेलीग्राम, जैसे यूट्यूब पर आप सर्च करते हो ना किसी भी चैनल का नाम, उसी तरह वहां पर आप टीचर स्टडी लिखना, अपना चैनल आ जाएगा और उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। उसके अंदर मैंने एक साइकोलॉजी का वीडियो भी डाला है, आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको वहीं टेलीग्राम ग्रुप पर ही, चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज देखिए हम शुरू करते हैं अपभ्रंश के कवि। देखिए अपभ्रंश के कवियों के अंदर देखिए अब्दुल रहमान है, धनपाल है, स्वयंभू है, पुष्यदत्त है और जिंदत सूरी है, जोइंदू है और राम सिंह है। ठीक है, तो यह है अपभ्रंश के कुछ कवि जिनके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उसके अंदर देखिए अब्दुल रहमान है जो प्रथम इसके अंदर आता है, जिसका मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था, बताया था, आपको पता होगा कि भाई जो इससे पहले वाला वीडियो है ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने ये सारी बातें आपको बता दी थी। तो शायद आपने याद किया होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं जो जिन्होंने मतलब कि इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो देखिए इनकी एक रचना है संदेश रासक, बहुत ही अच्छी रचना है। क्वेश्चन आएगा आपका कि प्रथम वीर वर्णन किस रचना में हुआ, तो वो आपको लिख देना है संदेश रासक। एक क्वेश्चन और बनता है इनका कि भाई भारतीय भाषा में रचित प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी की रचना कौन सी है। भारतीय भाषा के अंदर रची हुई या भारतीय भाषा में रचित प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी की रचना कौन सी है, वो है संदेश रासक। दोस्तों ये एक खंड काव्य है। खंड काव्य का अर्थ आपको जानना या आपको आना चाहिए। खंड काव्य है, प्रबंध काव्य, इनके अर्थ आपको जरूर आने चाहिए। ठीक है, तो ये एक खंड काव्य है। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपको, भारतीय भाषा में रचित प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कौन थे जिनकी रचना संदेश रासक थी, तो अब्दुल रहमान, याद रखना। तो खंड काव्य का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ कि खंड काव्य, मान लीजिए आपका जीवन है, ठीक है, और कवि आपके सामने है और कवि ने आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के शुरुआत से, आपका जन्म से लेकर एंड तक की पूरी घटना लिख दी, ऐसा नहीं है। आपके जीवन की एक मुख्य घटना, या तो आपने किसी को बचाया है, पानी में डूबते हुए किसी को बचाया, या पहाड़ों पर गिरते हुए बचाया, कैसे भी करके आपकी एक इम्पोर्टेंट, या फिर आपने कोई अच्छा साहित्य लिखा हो, आपने अच्छा कार्य किया हो, उस एक बिंदु पर कवि उससे प्रभावित होता है और उस पर अपनी रचना काव्य लिखता है, उसे कहते हैं हम खंड काव्य। और प्रबंध काव्य का अर्थ मैं बता देता हूँ। प्रबंध काव्य मतलब कि शुरुआत से लेकर एंड तक लिखी गई बात है, वो है प्रबंध काव्य के अंदर आती है। मतलब कि कवि है जो किसी भी व्यक्ति है तो उसके शुरुआत से लेकर, जैसे कि रामायण आप देख लीजिए, ठीक है, वो एकदम पूरी एक एक बिंदु उसके अंदर लिखा हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं। आगे अपभ्रंश के कवि है जिनमें देखिए भविष्यत का, देखिए ये एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए मैंने क्या है कि अभी माइक मंगाए थे, तो माइक क्या अमेजन वाले ने धोखा कर दिया, वो माइक सही नहीं निकले। और कल मैंने ये वीडियो बनाया था, लेकिन वो क्या आवाज़ पूरी उसके अंदर आई नहीं, वो बनाया हुआ पड़ा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आवाज़ कुछ है नहीं, तो इसलिए मैंने वो अपलोड नहीं कर पाया था। कल ही मैंने वीडियो बना दिया था, अब मुझे ये दोबारा बोल कर बनाना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप बात समझते हो। तो देखिए भविष्यत का ये एक रचना है जो है कवि धनपाल की। कवि धनपाल ने भविष्यत का नाम की एक रचना लिखी थी। ये एक वणिक कथा है, ये एक चरित काव्यों की रचना है। इसे विंटर नित्य जो महोदय ने रोमांटिक कहा है। स्वयंभू का देखिए हम जैन साहित्य पढ़ेंगे ना, तब भी मैं आपको उसके अंदर स्वयंभू को पढ़ूंगा। और स्वयंभू का एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि रामायण, मतलब कि रामायण पर इन्होंने कुछ अपने इस अपभ्रंश भाषा के अंदर इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी है, जिसमें देखिए पौमचौर्यम है। ठीक है, इन्होंने तो मतलब आधा छोड़ दिया था और पूर्ण किया था त्रिभुवन स्वयंभू ने। इनके पुत्र थे त्रिभुवन स्वयंभू ने, इसको पूरा किया था।
और रिठ्ठणैमी चरियम ये इनकी एक रचना है। नयकुमार चरियम ये इनकी रचना है। स्वयंभू छंद ये भी इनकी एक रचना है। फिर से याद कर लीजिए, याद करना जरूरी है क्योंकि याद कर लोगे तो बाद में बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। शायद आपने आंख बंद कर ली, एक बार आंख बंद कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। देखिए पहली है पयमचर्यम, याद कर लीजिए पौमचर्यम, और रिठ्ठणैमी, नयकुमारचर्यम और स्वयंभू छंद। अब तो आपको याद हो गई होंगी किसकी रचना है ये, स्वयंभू की। किन स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। एक बात और है यहाँ पे, प्रथम जैन कवि जिन्होंने राम काव्य लिखा, तो इससे आप आराम से याद कर सकते हो। अब देखिए पुष्पदत्त आता है। पुष्पदत्त है, इनको कहा जाता है अपभ्रंश के वेदव्यास। वेदव्यास क्योंकि देखिए इन्होंने कृष्ण काव्य मतलब अपभ्रंश के अंदर कृष्ण काव्य के प्रणेता किसे माना जाता है, तो वो है अपने पुष्पदत्त, जिन्हें क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वेदव्यास। इनकी रचना है महापुराण है, नए कुमार है और जसहरचर्य। महापुराण है, नए कुमार है और जसहरचर्य। एक बार आप आंख बंद कर लीजिए, अब मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। महापुराण है, नए कुमार है और जसहरचर्य है किसकी रचना, पुष्पदत्त की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिनदत्त सूरी, इनकी रचना है उपदेश रसायन रास। इनकी रचना है उपदेश रसायन रास। जिनदत्त सूरी है, जिनकी रचना कौन सी है, उपदेश रसायन रास। अपभ्रंश के छठे कवि कौन से, जोइंदू। जोइंदू की रचना है परमात प्रकाश योग काव्य। जोइंदू की रचनाएं पूछी जाती है कि भाई परमा प्रकाश है वो किसकी रचना है, तो उसका आंसर आपको करना है जोइंदू। योग काव्य किसकी रचना है, तो उसका आंसर करना आपको जोइंदू। एक बात और यहाँ से देख लीजिए, परमात प्रकाश है ना, इससे ही दोहा छंद की शुरुआत हुई थी। दोहा छंद है ना, उसकी शुरुआत किससे मानी जाती है, परमात प्रकाश। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमात प्रकाश के रचनाकार कौन थे, तो जोइंदू याद रखना। राम सिंह का एक क्वेश्चन आ चुका है, ये राम सिंह अपभ्रंश के कवि है, जिनका एक रचना है पाहुड़ा दोहा। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि पाहुड़ा दोहा किसकी रचना है, तो वो है राम सिंह की। रणय कुमार रचना किसकी है, भाई आपको बताना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया रणय कुमार, आपको बताना है। ये देखिए, ये मैंने आपको नए कुमार चरियम ये मैंने आपको बताया था। और रिठ्ठणे में किसकी है रचना, और पयमचर्यम किसकी रचना, ये है सारी स्वयंभू की। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हम पढ़ेंगे। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको आदिकाल का समय बता देता हूं, ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। शुक्ल जी ने आदिकाल का समय माना है 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। इसको ही आपको याद रखना है। शुक्ल जी ने क्या माना है, 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। और राम कुमार जी ने जो ये समय माना है, तो इसको सर्वमान्य मत तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने अपना मत दिया कि 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। हाँ, ये 14 मान लिया जाता है, 14 तो भाई शुक्ल जी के बरोबर ही है, लेकिन 8वीं शताब्दी ये इसको गलत माना जाता है। इसीलिए ये शुक्ल जी वाला ही आपको याद रखना है। 1050 विक्रम संवत से 1350 विक्रम संवत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए राज सोसाइटी है, जिसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी। और आपको मैं बता देता हूं कि आदिकाल के अंदर राज सोसाइटी की प्रवृत्तियों को ही प्रमुखता दी जाती है, और इसके ही लगभग क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। प्रवृत्तियों का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही आता है लगभग। वैसे मैं आपको जैन साहित्य है, नाथ साहित्य, इन सब के प्रवृत्तियां अलग अलग से लिखा दूंगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको यही याद रखनी है। जैसे कि आपको प्रवृत्तियां बता देता हूँ कि उसके अंदर युद्ध वर्णन में सजीवता आ गई। अब सजीवता कैसे, भाई मान लीजिए आप कवि हो और आप वहाँ पे युद्ध हो रहा है और आप वहाँ पे खड़े हो, खड़े नहीं भी हो ना, तो भी आप उस समय के जो कवि थे ना, वो ऐसी रचनाएं लिखते थे, मतलब कि ऐसा लग रहा है हमें पढ़ते वक्त कि भाई कवि वहाँ पर मौजूद था। उसकी आंख कट गई, उसका हाथ कट गया, अब ये हो रहा है, अब वो बहादुरी से लड़ रहा है, ये सारी कुछ बातें हैं ना, ऐसे वो इस तरह से लिखी हुई है कि आप अगर पढ़ोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि उसके अंदर युद्ध वर्णन के अंदर सजीवता लेके आ गए। युद्ध करते हैं तब तो सजीव होकर करते हैं, लेकिन उसके अंदर वर्णन मतलब लिखते आप पढ़ोगे ना, तब भी आपको ऐसा ही लगेगा, महसूस होगा कि आपके सामने युद्ध हो रहा है, या कवि के सामने युद्ध हो रहा था उस समय, ऐसा लगता है। और आपको पता होगा कि उस समय चारण कवि थे, ठीक है, तो वो मतलब ऐसा लिखा जाता है कि वो कलम के ही धनी नहीं, तलवार भी चलाना जानते थे वो सारे, ठीक है ना। तो युद्ध के मैदान के अंदर भी वो उतरते थे और कविताएं रचनाएं लिखते भी थे, वो सारा काम भी करते थे। और वैसे आपको पता होगा कवि होते हैं सिर्फ और सिर्फ रचनाएं ही लिखते हैं, और बाकी कभी तलवार हाथ में नहीं लेते थे, ठीक है। लेकिन उस समय के जो थे ना, उसके अंदर वीरता का, क्योंकि देखिए अब हम राष्ट्र साहित्य पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर वीर रस आएगा। आपको पता है वीर रस और किसे कहते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर वीर रस की प्रधानता होती है, वीर भावना होती है। युद्ध के अंदर
समर्पण की भावना होती है। तो इससे आप समझ सकते हो। देखिए आगे लिखा है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, ये तो मैंने आपको बता दिया। छंदों का इसके अंदर प्रयोग हुआ था, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ऐतिहासिकता का इसके अंदर अभाव था, ठीक है, ऐतिहासिकता का इसके अंदर अभाव था। और आगे है प्रमाणिकता में संदेह। प्रमाणिक देखिए आप एक ही पॉइंट से समझ जाइए, बाकी आप खुद समझदार हो। देखिए मैं बता देता हूँ कि जैसे कि पृथ्वीराज रासो है, अब इसको कुछ कवि मान रहे हैं प्रमाणिक है, कुछ मान रहे हैं अर्ध प्रमाणिक है, कुछ अप्रमाणिक मान रहे हैं, कोई प्रमाणिक मान ही नहीं रहे। ये बोल रहे हैं ये तो ऐसे ही गढ़ दिया जैसा है मन में दिमाग में आया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और कुछ बोले हाँ ये एकदम सही बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे कह सकते हैं आप प्रमाणिकता के आधार पर मतलब संदेह, ठीक है। और संकुचित राष्ट्रीयता। अब संकुचित राष्ट्रीयता का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए ये है, ये अपना भारत है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक राजा रह रहा है, कोई 50 गांवों का वो राजा होगा, ठीक है। अब उस राजा के दिमाग में क्या है कि बस वही उसका राष्ट्र है। ऐसा नहीं है कि वो इस पूरे भारत को अपना राष्ट्र, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये जो 50 गांवों का क्षेत्र है वही उसके लिए राष्ट्र है। तो इससे आप समझ सकते हो कि भाई हाँ वहाँ उस समय के जो राजा महाराजा थे उनके अंदर राष्ट्रीयता की जो संकुचित भावना थी, मतलब उसमें राष्ट्रीयता की भावना बहुत अभाव था, ऐसा आप समझ सकते हो इससे। आगे देखिए आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जैसे कि मैं मान लीजिए, आप मान लीजिए, या फिर मैं मान लीजिए, कोई भी अगर राजा है, आप अगर उसके दरबार के अंदर हो, ठीक है, और उसी के दरबार के अंदर कविताएं रचनाएं लिख रहे हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस राजा की प्रशंसा पर ही कविताएं रचनाएं आपको लिखनी पड़ेगी। ये होता था इसके अंदर, इस पॉइंट का अर्थ आश्रयदाताओं की प्रशंसा। डिंगल और पिंगल भाषाओं का वर्णन इसके अंदर प्रयोग हुआ है। बस इतनी सी आप बात को याद रखना ही है। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा भाई राष्ट्र साहित्य की प्रवृत्तियाँ नहीं थी, तो ये सारे पॉइंट दे देंगे, एक अलग दे देगा। फिर आपको ये देखिए उसके अंदर ऐसा भी आएगा डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग हुआ था, या आश्रयदाताओं की प्रशंसा, या अलंकारों का स्वाभाविक समावेश, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और मैंने आपको एक बार अलंकारों का प्रयोग हुआ था, डिंगल ना, देखिए एक बार रिपीट करवा देता हूँ मैं पूरा। देखिए युद्ध वर्णन में सजीवता, ये बात आप समझ गए। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, छंदों का प्रयोग, ऐतिहासिकता का अभाव, प्रमाणिकता का। देखिए इसके अंदर श्रृंगार रस आप समझ सकते हो कि उस समय नारी के लिए भी युद्ध होते थे, आपको पता होगा। पृथ्वीराज चौहान है, आपको पता होगा, ठीक है। वो पद्मावती, अलग अलग तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो इससे संयोगिता और वो सारे कुछ आप आराम से याद कर सकते हो। उनसे आप ऐसे ही ध्यान में, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए भाई, आप इतिहास तो पढ़ते ही हो, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ उस समय नारी के लिए भी युद्ध होते थे। तो उस समय श्रृंगार रस की होना ही अपने आप ही, छंदों का प्रयोग, ऐतिहासिकता का अभाव था। ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप ध्यान रखना, ऐतिहासिकता का उस समय अभाव था। प्रमाणिकता में संदेह, ये मैंने आपको बता दिया। संकुचित राष्ट्रीयता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, और अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। अगला अपना जो टॉपिक आएगा दोस्तों, जो देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि पृथ्वीराज रासो। देखिए आज मैं कम, क्योंकि देखिए लिखना पड़ता है, मैंने आपको बताया था मेरे पास नोट्स इतने पड़े हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग